Hello, welcome to San Wilfred Law College online classes. I am teaching you Information Technology Act 2000, and in that we will study the last section, last chapter that we discussed in last class, that is the chapter 9, penalties, compensation and adjudication. So in that we will continue the last topic of the last class. So let's start. Now section 43A. Now section 43A was added by 2009 Amendment Act, which states about कंपनसेशन टू प्रोटेक्ट फेलियर ऑफ डेटा कि मीन्स क्या कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा जब डेटा मेंटेन करने में उसको प्रॉपर्ली मतलब मेंटेन करने में कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है किसी बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा, तो उस पर क्या पेनल्टी इम्पोज करी जाएगी. तो सेक्शन 43A स्टेट्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट हु possess, deals, handles personal information or data which it owns, controls or operates is negligent in maintaining or implementing reasonable security procedures, then in that case such body corporate shall be liable for penalty for the penalty for any causing for any wrongful loss or gain to any पर्सन. मीन्स कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो पजेस करती है, डील करती है या फिर हैंडल करती है कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन और डेटा जो वो खुद ओन करती है या कंट्रोल करती है या ऑपरेट करती है, और उस केस में वो नेग्लिजेंट है इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, उसको इम्प्लीमेंट और सिक्योरिटी प्रोसीजर्स अप्लाई करने में, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर और सिक्योर करने में, एंड जिसकी वजह से किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हुआ है या रॉन्गफुल गेन हुआ है, देन इन दैट केस सच बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल फॉर पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड अपॉन इट. सो ये सेक्शन 43A स्टेट करता है. नाउ सेक्शन 44, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, रिटर्न एक्सेट्रा. मीन्स कोई भी पर्सन जो रिक्वायर्ड है अंडर दिस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स एज पर द रिक्वायर्ड कंडीशंस, तो उस केस में अगर वो उसमें 3 कंडीशंस है कि फर्स्ट फेल्स टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, return to controller or certifying authority, then in that case a penalty not exceeding rupees 1,50,000 for each such failure. Means कोई भी person जो required है इस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर कि उसको फर्निश करनी है कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स और वो फेल कर जाता है उस इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को फर्निश करने में, तो उस केस में वो पेनल्टी उस पर इम्पोज करी जा सकती है जो कि 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी. फॉर ईच सच फेलियर, जब भी उसे रिक्वायर्ड होगा हर फेलियर पे वो उस पर वो पेनल्टी इम्पोज करी जा सकती है. नाउ सेकेंड इज फेल्स टू फाइल एनी रिटर्न और एनी इंफॉर्मेशन, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम, देन पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग ₹5,000 फॉर एवरी डे when such failure continues. मीन्स कोई भी अगर अंडर दिस एक्ट कोई भी पर्सन रिक्वायर्ड है कि उसे कोई रिटर्न फाइल करना है या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या बुक्स ऑफ अकाउंट उससे मंगाई गई थी वो उसने प्रोवाइड नहीं करी है, और जो कि रिक्वायर्ड था कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मीन्स अगर 6 महीने के अंदर उसको सबमिट करना था या फाइल करनी थी रिपोर्ट, रिटर्न वगैरह, और वो 6 महीने में नहीं करता है विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, तो in that case the penalty may be imposed upon such person and the such penalty shall not exceed ₹5,000 for every day when such failure continues. मतलब जब तक ये फेलियर चलता रहेगा तब तक वो 5,000 रुपीज़ उस पर चार्ज मतलब एक तरह से पेनल्टी इम्पोज होती रहेगी फॉर एवरी डे. मीन्स अगर उसने 5 डेज डिले कर दिया है पेमेंट करने में, फाइल करने में रिटर्न को या डॉक्यूमेंट्स रिटर्न सबमिट करने में, तो उस केस में जो पर्सन है उसमें वो 5 डेज तक के एवरी डे 5,000 रुपीज़ उस पर पेनल्टी इम्पोज करी जाएगी. ये सेक्शन 44 का बी जो है क्लॉज वो कहता है. नाउ जो सी क्लॉज है वो स्टेट करता है फेल्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट or any other record which is required to be maintained under this act, then in that case such person shall be liable for a penalty not exceeding ₹10,000 for every day when the failure continues. Means कोई भी person जो required है under this act कि वो maintain करे books of account या records
और वो ऐसा करने में फेलियर कर जाता है, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से फॉलो अप नहीं करता है, तो उस केस में उस पर पेनल्टी इम्पोज करी जा सकती है, जो कि हो सकती है नॉट एक्सीडिंग, मतलब 10,000 से ज़्यादा नहीं इम्पोज करी जाएगी फॉर एवरी डे टिल द फेलियर कंटिन्यूज, जब तक कि उस पर वो फेलियर कंटिन्यूएशन में रहता है तब तक वो इम्पोज करी जाएगी। अगर 5 डेज तक उसने वो मेंटेन नहीं करा है, या मतलब रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली तरीके से मेंटेन नहीं किए हैं, या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए हैं, तो उस केस में उस पर वो 10,000 पेनल्टी हर दिन पर डे उस पर इम्पोज करी जाएगी। तो ये सेक्शन 44 बताता है इस बारे में। नाउ सेक्शन 45 रेसिड्यूरी पेनल्टी मीन्स अगर कोई पर्सन कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है किसी भी प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस जो कि प्रोवाइडेड हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, एंड उसके लिए कोई सेपरेट पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं है इस एक्ट में, देन इन दैट केस अ पेनल्टी मे बी इम्पोज अपॉन हिम नॉट एक्सीडिंग ₹25,000 or a compensation may be provided to a person to whom a wrongful loss has been committed। मैंने उसका जो wrongful loss commit हुआ है उस केस में भी उस पर compensation जो होगा वो not exceed करेगा ₹25,000। सो ये provided section 45 रेसिड्यूरी पेनल्टी में कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है और इसकी वजह से किसी पर्सन को wrongful loss हुआ है तो उसको compensation प्रोवाइड किया जाएगा नॉट एक्सीडिंग ₹25,000, और किसी ने जो कॉन्ट्रावेंशन किया है किसी पर्सन ने या रूल्स एंड रेगुलेशंस का, उस केस में उस पर पेनल्टी इम्पोज करी जा सकती है नॉट एक्सीडिंग ₹25,000। ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 45 में रेसिड्यूरी पेनल्टी। नाउ सेक्शन 46 पावर टू एडजुडिकेट। अब किसी पर्सन ने कोई रूल्स रेगुलेशंस और जो नॉर्म्स है उनका वायलेशन किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है, अब उस केस में जो इन्वेस्टिगेट करेगा वो मैटर को, वो कौन करेगा? वो पर्सन जो होगा, जो ऑफिसर अपॉइंट करा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एंड सच ऑफिसर शाल नॉट बी अ ऑफिसर बिलो अ रैंक ऑफ डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब वो जो ऑफिसर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ही शुड नॉट बी द बिलो रैंक ऑफ ए डायरेक्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी ऑफिसर which is equivalent to that post in the state government shall be appointed by central government। मीन्स कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में भी कोई पर्सन अगर वो अपॉइंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट से भी, तो वो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्टर रैंक की पोस्ट होगी उस तक उसकी क्वालिफाइड रैंक होनी चाहिए, तभी वो अपॉइंट किया जा सकता है एज ए एडजुडिकेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 46 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ जुरिडिक्शन। The jurisdiction of adjudicating officer shall not exceeding ₹5 crore। मीन्स कोई भी मैटर जो है जिसमें इंजरी या कोई डैमेज कॉज हुआ है और उसकी जो इंजरी और डैमेज है ₹5 करोड़ तक की उसकी इंजरी और डैमेज कॉज हुई है, तो उस केस में उसकी जो जुरिडिक्शन है वो एडजुडिकेशन ऑफिसर की होगी, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और उसका सारा प्रोसीजर संभालेगा। नाउ अब अगर कोई मैटर है, कोई जिसकी जो लिमिट है, जो अमाउंट ऑफ इंजरी और डैमेज है वो एक्सीड करती है 5 करोड़ से अबव, then in that case the competent court shall have the jurisdiction on such matters। तो उस मैटर पे जो competent court है वही उसका jurisdiction होगा। ये jurisdiction हो गया of adjudicating officer। ना qualifications of adjudicating officer, जो adjudication officer होगा उसकी qualifications क्या होगी? He should be a एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैटर से रिलेटेड। एंड सेकंड लीगल और जुडिशियल एक्सपीरियंस, मतलब उसके पास लीगल और जुडिशियल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी वो अपॉइंट किया जा सकता है एज ए एडजुडिकेशन ऑफिसर। नाउ पावर्स ऑफ एडजुडिकेशन ऑफिसर। The powers of adjudicating officer will be same as of powers of civil court। जैसे सिविल कोर्ट्स की पावर दी गई है, सेम वही पावर्स एडजुडिकेशन ऑफिसर की होगी, और उसके लिए जो प्रोसीडिंग्स होगी, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर प्रोसीडिंग्स फॉलो अप करेगा वो सेम होगी एज डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 193 एंड 228 IPC। मीन्स जो भी प्रोसीडिंग्स ऐसे प्रोवाइड करी गई है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स उनको कहीं जाएंगे, वही प्रोसीडिंग्स इस पे अप्लाई होगी कि सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ IPC अप्लाई करता है, सेम वही सेक्शंस अप्लाई करेंगे अगर कोई प्रोसीजर जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं एडजुडिकेशन ऑफिसर के अंडर में। नाउ
जो एडजुडिकेशन ऑफिसर है उसको डीम टू बी ए सिविल कोर्ट्स मानेंगे फॉर द मैटर्स ऑफ सेक्शन 345 एंड 346 ऑफ CRPC, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. एंड थर्ड इज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ही डीम्ड माना जाएगा कि वो सिविल कोर्ट है फॉर द मैटर्स ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन ऑर्डर 21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज 1908 एक्ट. तो उस केस में इसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि वही पावर्स सेम जो प्रोवाइड करी गई हैं इन सेक्शंस और ऑर्डर्स में, वही पावर्स एडजुकेटिंग ऑफिसर की भी होगी. नाउ सेक्शन 47, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेशन ऑफिसर. क्या कौन से फैक्टर्स को अकाउंट में लेकर ही कोई जो एडजुकेटिंग ऑफिसर है कोई कंपनसेशन या पेनल्टी डिसाइड करेगा या डिटरमाइन करेगा. तो उसमें कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही कोई भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है अपनी कोई पेनल्टी या कंपनसेशन इम्पोज करेगा किसी डिफॉल्टिंग पर्सन के ऊपर जिसने डिफॉल्ट करा है. तो फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज इफ क्वान्टिफाइबल. मीन्स कोई भी अनफेयर एडवांटेज की वजह किसी पर्सन ने उसका फ़ायदा उठाया, उसकी वजह से कोई उसको गेन हुआ है और जो क्वान्टिफाइबल है, मीन्स कोई मॉनेटरी गेन है जो डिटरमाइन किया जा सकता है कि उसको कितना फ़ायदा हुआ है उस कॉन्ट्रावेंशन से या उस गलत एक्ट करने से. तो उसमें वो देखेगा क्या उसको बेनिफिट हुआ है. फर्स्ट. सेकेंड, अमाउंट ऑफ लॉस. अगर किसी पर्सन को लॉस हुआ है तो उस केस में उसका कितना अमाउंट ऑफ लॉस उस पर्सन को हुआ है तो वो भी डिटरमाइन देखेगा, कंसीडर करेगा. एंड थर्ड इज रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट. मीन्स कोई जो एक्ट है वो किस तरीके से किया गया है, लाइक वो रिपीटेटिव नेचर में है या फर्स्ट टाइम एक्ट है. लाइक किसी पर्सन ने नेग्लिजेंटली एक एक्ट कर दिया, वो फर्स्ट टाइम क्रिएट किया, तो उस पर कितनी पेनल्टी इम्पोज करी जाएगी. और अगर उसने वही एक्ट एक बार से ज़्यादा किया है तो उस केस में उस पर कितनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी और कंपनसेशन उस पर इम्पोज किया जाएगा. तो ये सारे फैक्टर्स एक एडजुडिकेशन ऑफिसर जो है कंसीडर करेगा, उसके बाद ही वो पेनल्टी या कंपनसेशन के लिए उसको लायबल ठहराएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 9, जिसमें हमने देखा कि क्या पेनल्टीज, कंपनसेशन एंड एजुकेटिंग की जो क्या पावर्स है एडजुडिकेशन ऑफिसर की, वो सब प्रोवाइडेड हैं, वो हमने डिस्कस किया है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.